गुर्जर दर्शन के दर्शकों को मेरा एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने संघर्ष करके ऐसा मुकाम हासिल किया जो बिरले ही उस मुकाम तक पहुंचते हैं। ये हैं जयपुर ज़िले के कोटपुतली कस्बे के समीपवर्ती गांव कल्याणपुरा के प्रोफेसर डॉक्टर जगराम कसाना। जगराम कसाना वर्तमान में राजकीय महाविद्यालय आसीन में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं और समाज शास्त्र इनका विषय है। कसाना यहाँ नियुक्ति के बाद इन्होंने समाज में जागरूकता लाने के भी बहुत प्रयास किए हैं। खासकर समाज के युवाओं को इन्होंने ऐसा इस तरीके से मोटिवेट किया है कि यहाँ के कई युवा आज इनकी देखरेख में सरकारी नियुक्तियाँ पाकर अपना कार्य कर रहे हैं। आइए हम आपको प्रोफेसर कसाना से रूबरू कराने का प्रयास करते हैं, परिचय कराते हैं। कसाना जी, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को आप अपने प्रारंभिक परिचय दीजिए और प्रारंभिक जीवन के बारे में अवगत कराइए। जी नमस्कार। जैसा कि सरदार सिंह जी ने बताया, मैं कोटपुतली के पास में गांव है कल्याणपुरा खुर्द, वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं पहले अध्यापक पद पर बाड़मेर में रहा 2008 से 2010 तक, और 2010 के बाद में मैं सीधा है जो आरपीएससी के माध्यम से व्याख्याता पद पे गया, और 2018 से मैं उच्च शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए मैं चयनित हुआ और मैं आपके सामने हूँ। बेसिकली मैं जिस क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ वो थोड़ा खेती वाला है, पशुपालन में भी ठीक रहा है, ठीक ठाक स्थिति में था जी। तो उस स्थिति का जो है मुझे लाभ मिला कि मैं जागरूक जल्दी हुआ और मैंने ऊंचे पदों पर पहुंचने का ख्वाब देखा जी। तो मैं इस उच्च शिक्षा में आया जिसमें मैं लेखन सहित अनेक सामाजिक गतिविधियों में मैं भागीदार रहा हूँ जी। अभी करीब मैंने 13 या 14 अलग अलग ब्लॉक्स तहसीलों में मैंने ट्रस्ट और समितियां गठित करवाई, जहां छात्रावास स्थापित हो चुके या स्थापना हो रही है जी जी। तो ये मैं जो मेरे से हो सकता है समाज को पे बैक देने का ये कार्य मैं कर रहा हूँ। कसाना जी, जैसे कि आप कार्यरत रहते हुए समाज के युवाओं को, समाज के लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है, तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने युवाओं को मोटिवेशन करने के लिए इस प्रक्रिया को कैसे शुरू किया। जी, मैं खुद ऐसी स्थिति था कि मेरी कोई पारिवारिक जो आर्थिक स्थिति वो सही नहीं थी जी। हम 2 भाई हैं, बचपन में मेरे भी पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैंने उन परिस्थितियों से रूबरू रहा हूँ। तो मेरा समाज है जो ऐसी परिस्थितियों में अभी भी जकड़ा हुआ है, और विशेष रूप से आर्थिक समस्याएं यहाँ बहुत बड़ी हैं जिनके प्रति अभी अवेयर नहीं है, और इसके पीछे का कारण है एजुकेशन की कमी और कुरीतियों में जकड़ा होना जी। और हमारे जो युवा हैं वो इन्हीं परिस्थितियों की वजह से डाइवर्ट हो जाते हैं। तो इन सब को देखते हुए मैंने जैसे ही उच्च शिक्षा में आया तो मुझे सबसे पहले तो अपने ब्लॉग्स जो मैं लिखता हूँ इनके माध्यम से, कई जगह सेमिनार होते हैं वहाँ भी मैं यही चीज़ बोलता हूँ। इसके साथ साथ मैंने यहाँ एक कोचिंग स्टार्ट की थी ताकि कम लागत में और बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके जी जी। बाद में कोरोना जैसी स्थितियाँ आ गई। जहाँ तक मेरे गांव का सवाल है तो मेरे गांव से अभी हाल ही में राजनीति विज्ञान में 3 असिस्टेंट प्रोफेसर हैं जो चयनित हुए हैं। मेडिकल में जो है डॉक्टर राजेंद्र कसाना का आपने नाम सुना होगा, उनकी प्रेरणा से भी बड़ी संख्या में
लड़के ही नहीं, लड़कियां भी मेडिकल लाइन में काफ़ी जा रहे हैं, नीट के माध्यम से सेलेक्ट हो रहे हैं। लगभग हर एक वर्ष है जो भी सरकारी भर्तियां आती हैं तो हम लोग जो है उनको मोटिवेट करते हैं। हमने गांव में भी समिति बनाई है और समिति के माध्यम से जो है एजुकेशनल या एनवायरनमेंट है उसको सुधारा। मेरे स्तर पे जो यहाँ जो मैं प्रयास कर रहा हूँ वो भी इसी तरीके का कर रहा हूँ कि मेंटालिटी बने। जब तक माइंड सेट नहीं बदलेगा लोगों का, जब तक बदलाव संभव नहीं है। तो मैं इस माइंड सेट को बदलने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। कसाना जी, आप ऐसे क्षेत्र से में है कार्यरत है जहाँ समाज शिक्षा के क्षेत्र से कोसों दूर है। यहाँ लोग बाग या समाज के लोग शिक्षा के प्रति कम जागरूक है या बच्चों को पढ़ाते तो हैं, लेकिन 8वीं या 10वीं ज़्यादा से ज़्यादा 12वीं करने के बाद में बच्चों का डाइवर्ट कर देते हैं बिजनेस की ओर। जी, इस वजह से हमारा यहाँ का जो युवा है आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रतिभा तो है, काबिलियत तो है, लेकिन काबिलियत का वो सही उपयोग नहीं कर पाने की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पा रहा है। जी। तो कैसे समाज के जो युवा इस समय तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में पढ़ रहे हैं या कॉलेज शिक्षा में आपके पास है या दूसरी कॉलेजों में अध्ययनरत हैं, तो उनको आने वाले समय में किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जो प्रतियोगी परीक्षा में वो सक्सेस रहे? जी, जैसा कि मैं आसीन क्षेत्र की नहीं, मैं पूरे भीलवाड़ा की देखूं या फिर दक्षिणी राजस्थान के विभिन्न जिलों की बात करता हूं, तो इन सभी जगह पे जो बदलाव होना चाहिए वो वांछित तरीके से नहीं हो पा रहा है, बहुत धीमी गति से हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों के पास में वो संसाधन और अवसर नहीं है। कर्नल बैसला साहब के प्रयासों के कारण और हमारे जो बलिदान हुए 73 लोगों के, उनके पश्चात जो ये 5% मिला, पहले 1% था। जी। तो उससे जो है एक उम्मीद खड़ी हुई, लेकिन वो उम्मीद है जो उसका पर्टिकुलर एक क्षेत्र ही लाभ ले, इस क्षेत्र को भी लाभ मिले। तो इसके लिए इन लोगों में जैसे जैसे चयनित हो रहे हैं तो इनका उत्साहवर्धन हो रहा है। अब हम जैसे लोगों को प्रयास करने की ज़रूरत है कि वो उनको ख्वाब दिखाएं। इस क्षेत्र में ज़्यादातर पशुपालन है या फिर बच्चे हैं जो 12वीं के बाद में, 10वीं के बाद में ही उनको रोज़गार के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। बच्चों में टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे यहाँ कॉलेज में मैं देखता हूँ कि 90%, 85% से बड़ी संख्या में अभी जो है 80% कट ऑफ गई है। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे यहाँ टैलेंटेड बहुत हैं। और ख़ास तौर से जो नए शिक्षक जो इधर पोस्टेड हो रहे हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो इन बच्चों को मैं यहाँ के लोगों को ये कहूँगा कि वो अवसर दें। वो जब तक अवसर नहीं देंगे पढ़ाने का, जब तक वो बाहरी दुनिया से परिचित नहीं होंगे और इन फील्ड में नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए जो है मैं बता रहा था कि छोटी छोटी समितियां बना रहे हैं। अब परिवर्तन में टाइम लगेगा धीरे धीरे, तो ये प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ की ज़रूरत भी रोज़गार की भी ज़रूरत है, जल्दी उम्र में कमाना भी ज़रूरी होता है, लेकिन कुरीतियों के कारण खर्च बढ़ रहे हैं तो वो अंततः वो दबाव है ना जो बालक बालिकाओं पे ही बढ़ता है। इसलिए बाल श्रम यहाँ बहुत है। छोटे छोटे ठेले, लोहे के स्क्रैपिंग का काम गुजरात और दक्षिणी भारत में जाकर के करने लगते हैं। तो उससे माइंडसेट भी इनका छोटा हो जाता है, छोटे सपने देखते हैं और छोटा काम कर पाते हैं। फिर ये अगली पीढ़ी को वही चीज़ें सिखाते हैं कि जो अर्निंग हुई वो कुरीतियों में खर्च कर दिया, तो अगली पीढ़ी भी क्या है उनसे वही चीज़ सीखती है जो पिछली पीढ़ी ने की है। यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं। जैसे महेंद्र सिंह जी हैं, IAS बने, अवसर मिला तो बने। तो यहाँ बच्चे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि समाज है जो इस दिशा में सोचे। लाख उनकी गरीबी के हालात है, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए अवसर दें अधिक से अधिक। कंपटीशन के लिए लड़कियों को बाहर भेजने से डरते हैं, तो वो डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे माहौल बदल रहा है, परिस्थितियाँ बदल रहे हैं, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदल, तो प्रतिस्पर्धा का युग आ रहा है, कंपटीशन का युग आ रहा है। हमारे बच्चे कंपटीशन में आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। तो कंपटीशन में आगे तब बढ़ेंगे जो दूसरों के सामने वो उन दूसरों से जुड़ेंगे तब पता चलेगा कि हमारा लेवल क्या है। फिर वो बड़े सपने देखेंगे तो उसके लिए वो उनमें भी इच्छा शक्ति होगी, अपने उनको मालूम पड़ेगा कि मेरा भी अस्तित्व है, मैं अपनी पहचान बनाऊं।
लेकिन इस छोटे छोटे काम धंधों में व्यस्त करने से वो अपनी पहचान बनाने से तो छोड़ी, बस वो छोटी छोटी खुशियाँ हासिल में ही जुट जाते हैं। और यही उनकी सबसे बड़ी यहाँ की प्रॉब्लम है कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। कसाना साहब, खासकर बालिका शिक्षा को आप किस प्रकार से देखते हैं कि यहाँ बालिकाएं तो टैलेंटेड तो हैं, जो बच्चियाँ पढ़ती हैं, बिल्कुल उनकी परसेंटेज है, कुछ PhD भी की है यहाँ की बच्चियों ने, हाँ और लेक्चरार भी बनी है। बिल्कुल। कुछ बच्चियां जयपुर में जाकर के RS IAS की तैयारी भी कर रही है। तो मैं, जहाँ तक मेरा सोचना है कि यहाँ की बच्चियों में भी टैलेंट है, लेकिन यहाँ की जो मानसिकता है समाज के, हमारे अभिभावकों की, उसमें कुछ भिन्नता है। इस वजह से हमारी बच्चियाँ या तो कॉलेज स्तर पर नहीं पहुँच पा रही है, या कंपटीशन लेवल तक हमारी बच्चियाँ नहीं पहुँच पा रही है। उसको किस तरीके से? देखिए, बाल विवाह एक बहुत बड़ी समस्या है, और बाल विवाह होने के बाद में यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो नाता प्रथा, झगड़ा प्रथा। वो किसी टाइम में हो सकता है सही होगी, आज की परिस्थितियों में जो है ये बालिकाओं के और बालकों के जो मेंटालिटी है उसको दूषित कर रही है। तो ये दो चीज़ें यहाँ बड़ी बाधा हैं उन बच्चों में, बालिकाओं के लिए विशेष रूप से। तो समाज को इसके प्रति सोचना होगा, इसके प्रति ये देखना होगा कि बाल विवाह को रोकें, विश्वास करें अपने बच्चों पे। अगर हमें हमारे संस्कारों पे विश्वास नहीं है, फिर हम किस पे करें? तो फिर किस पे ट्रस्ट करेंगे? बच्ची पे अविश्वास नहीं कर रहे हम, हमारे संस्कारों पे अविश्वास, क्योंकि हम टाइम नहीं दे पाते। तो मैं ये कहूँगा कि बच्चियों को टाइम दे, स्टार्टिंग से ही बच्चों के पास बैठें। पेरेंट्स बैठते ही नहीं क्योंकि व्यस्त रहते हैं। अगर वो आधा घंटा प्रतिदिन 15 मिनट में निकाल करके अपने बच्चों से बात कर लेंगे तो एक कम्युनिकेशन होता है, और बच्चा अपने आप जो है एक तरह से उस माहौल में, नए माहौल में पल के और बड़ा और मजबूत होता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ टैलेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है जैसे आप कह रहे हो, बच्चे जा रहे हैं, धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। यहीं से जो है मजिस्ट्रेट भी हैं, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन अधिसंख्यक ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक स्थिति के कारण वो जकड़न में है, ये समस्या है। डॉक्टर साहब, ये समस्या यहीं की नहीं, भीलवाड़ा की नहीं, बल्कि पूरे राजस्थान की है। खासकर बालिकाओं को लेकर हमारे समाज में जो सोच है, उस सोच को वास्तव में हमको बदलना पड़ेगा जी। इसके लिए पर समाज के जो सामाजिक संगठन है या समाज के जो जिम्मेदार आदमी हैं, उनको जन जागरण का शायद प्रयास करने पड़ेंगे, जब ये समाज में बदलाव संभव है। कि हम दूसरे समाजों की तुलना तो करते हैं, बातें तो करते हैं, लेकिन उन समाजों तक हम पहुंच नहीं पा रहे, जैसे जाट समाज है या मीणा समाज है। हम चर्चाओं के पीछे तो चलते हैं, लेकिन वो चर्चा को हम वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते जहाँ तक वो पहुँचनी चाहिए। इसके पीछे जहाँ तक है वो मानसिकता का है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। साथ में जो हमारे समाज में जो व्याप्त कुरीतियाँ हैं, उन कुरीतियों को दूर करें। हाँ। क्योंकि आप एक समाजशास्त्र से के प्रोफेसर हैं जी। और समाजशास्त्र पढ़ाते हैं। आपकी कई किताबें भी मैंने बाज़ारों में देखी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में आपकी किताबें देखी है। तो क्या समाज को किस तरीके से समस्या जो आज हमारे विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वो ये है कुरीतियाँ, इन कुरीतियों को समाज कैसे दूर कर सकता है? जी, इसके लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए जो शिक्षाविद हैं वो समय से पे मिल रहे हैं। जल्दी आपको एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। हम लोग जो भी हैं उच्च शिक्षा में हैं, हमसे जो वरिष्ठ हैं लोग, वो भी चाहते हैं कि कुछ नया हो। तो इसके लिए जो है जयपुर में एक बड़ा हमारा सपना है कि एक ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट बनाए, छात्रावास सहित, आवासीय छात्रावास, जिसमें बालिकाओं को हम प्रायोरिटी दें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं जिनके आर्थिक, लेकिन वो टैलेंटेड हैं, तो उनको IAS RS इनकी हम कोचिंग दें। उच्च शिक्षा की जो है हम लोग उनको ऐसे ड्रीम्स दिखाएं और उनका अवसर दें। तो हम ऐसा करने जा रहे हैं, बहुत जल्द आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप देख पा रहे हैं कि हर एक ब्लॉक में, लगभग हर तहसील में, कई जिला लेवल पे भी देख रहे हो कि बड़े बड़े ट्रस्ट बन चुके हैं, समितियां बन चुकी हैं। तो ये परिवर्तन आ रहा है। तो ये परिवर्तन है जो धीरे धीरे आएगा, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं हमारे सामने। तो ये थे राजकीय महाविद्यालय में कार्यरत सहायक प्रोफेसर डॉक्टर जगराम कसाना। इनका कहना था कि समाज आज ऊंचाइयों की ओर अग्रसर तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा टाइम इंतज़ार करना पड़ेगा। और वो इंतज़ार है कि हम
शिक्षा में जागरूकता लाएं, शिक्षा के प्रति अपने बच्चों में ट्रस्ट दिखाएं और बच्चों को उत्साहवर्धन कर हम आगे उनको बढ़ाएं। ऐसे ही सक्सेस से हम आपको रूबरू करवाने का प्रयास करते रहेंगे। जब तक के लिए सबको राम राम साहब। राम राम साहब।